फ्रेंड्स, हार्ट्स की 3 लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम होती है जो सबसे अपर लेयर होती है हार्ट की, और जो मायोकार्डियम होती है वो मिडिल लेयर होती है, और एंडोकार्डियम जो होती है वो इनर लेयर होती है हार्ट की। तो अगर अपर लेयर में जो पेरिकार्डियम है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। उसमें होता क्या है कि जो पेरिकार्डियम में जो अपर लेयर है उसकी भी 2 लेयर होती हैं, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। इन दोनों लेयर के बीच में अगर फ्लूइड एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, तो वो पेरिकार्डाइटिस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसे पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। तो हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेरिकार्डाइटिस देखते हैं कि पेरिकार्डाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कैसे होता है। तो पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर की किस किस वजह से पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। जैसे कि अगर किसी को मायोकार्डाइटिस है तो उसे पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस है तो पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, और अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अगर ब्लॉकेज है, अगर कोई प्रेशर पड़ता है हार्ट पे बाहर से तो पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। तो या फिर कोई इन्फेक्शन है तो ऐसा कुछ होने पे पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन होता है या कुछ भी होता है तो तुरंत इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन के बाद जो लेयर होती है ना, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर पेरिकार्डियल की, पेरिकार्डियल सैक होता है, थैला होता है, उसके बीच में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से ही जो पेरिकार्डियम है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे सेल प्रोलिफरेशन होता है और इसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो लेयर है उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है और वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, और उसके थैले में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बाद फ्लूइड इकट्ठा होने के बाद कार्डियक टेम्पोनेट होता है। कार्डियक टेम्पोनेट मतलब जब उस थैले में फ्लूइड इकट्ठा ज़्यादा हो रहा है तो वो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होता है उस प्रेशर पड़ने की वजह से, तो उसे कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं। वो फ्लूइड अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है। और ये जो थिकनिंग हुआ था, थिकनिंग एंड इलास्टिसिटी ऑफ पेरिकार्डियम, इसकी वजह से क्रोनिक फाइब्रोटिक स्कैरिंग एंड कैल्सिफिकेशन, तो वहाँ पे थिकनिंग के वजह, फिर थिकनिंग हुआ तो वहाँ पे और कोलेजन फाइबर और वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है और टिश्यू भी इकट्ठा होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से स्कैरिंग टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और कैल्शियम भी वहाँ पे एक जगह एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से विसरल और पैराइटल पेरिकार्डियम ज़्यादा एक्स्ट्रा टिश्यू और ये फाइबर्स इकट्ठा होने की वजह से, वहाँ पे फॉर्मेशन होने की वजह से विसरल और पैराइटल दोनों लेयर और थिक होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है और वो दोनों जुड़ जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब फ्यूज्ड हुए तो यहाँ पे उसके बाद, क्योंकि अब इधर से प्रेशर पड़ रहा है, वो जैसे जैसे लेयर थिक हो रही है और इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वेंट्रिकुलर फिलिंग में रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। जो उसमें वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें जो ब्लड फिल होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन आ रहा है प्रेशर की वजह से, बाहर से प्रेशर पड़ रहा है तो वहाँ पे प्रॉपरली ब्लड फिल नहीं हो पा रहा है वेंट्रिकल्स में, और इधर से जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ था उसकी वजह से कार्डियक टेम्पोनेट हुआ तो डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। दोनों चीज़ें कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से और रिस्ट्रिक्टिंग वेंट्रिकुलर फिलिंग, प्रॉपरली उसमें ब्लड फिल नहीं हो पा रहा है वेंट्रिकल्स में, उसकी वजह से डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। अब जो हार्ट अपना पंप करता है तो ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में जाता है, उसका वो कम हो जाएगा, जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा, वो पूरी बॉडी तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा, जिसको आप हार्ट फेल्योर भी बोल सकते हैं। ये हार्ट फेल्योर हो सकता है। तो ये है पेरिकार्डाइटिस,
कैसे होता है, कहाँ से शुरुआत होती है और कैसे ये हार्ट फेल्योर तक और पहुंचा सकता है आपको। थैंक यू।